बिल्कुल प्रवेश, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन उससे पहले रुक कर लूं। राजेंद्र सिंह जादौन, स्टेट हेड एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, लगातार राजेंद्र जी, जो बाढ़ की समस्या है वो अब बढ़ती जा रही है। तमाम राज्यों में एक इसने अलग ही रूप ले लिया है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो कहा जा रहा है कि उज्जैन के कई ऐसे घाट हैं जो अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं, मंदिर तक यहाँ तक कि डूब चुके हैं। सरकार क्या कुछ व्यवस्था कर रही है लोगों को वहां से शिफ्ट करने के लिए, या फिर उन्हें राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, उनकी मदद के लिए किस तरह से आगे आ रही है और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? वक्त देखिए, मोहन सरकार में सब कुछ डिजिटल है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल ट्रांसफर और सब कुछ डिजिटल बनकर रह गया। मोहन यादव ऐसी मुंह से डिजिटल बटन दबाते हैं और पैसा ट्रांसफर हो जाता है। जनता यहाँ परेशान है, जनता दुखी है, जनता के जो है खातों में पैसा नहीं पहुंचा है, जनता को राहत मिल नहीं रही। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं और मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर एक नजर हम अगर दौड़ाएं तो बरसात जो है औसतन से 37% ज्यादा मध्य प्रदेश में हो चुकी है। 296 लोगों की मौत हो चुकी है। 1685 पशु जो हैं वो मर गए हैं। 299 घर पूरी तरह से डूब गए हैं, जबकि 4114 घर जो हैं अधिकांश रूप से क्षतिग्रस्त। लेकिन मध्य प्रदेश के मोहन सरकार डिजिटल ट्रांसफर कर रहे हैं राहत राशि के लिए। हवाई जहाज से दौरे किए जा रहे हैं, हवाई जहाज से दौरे किए जा रहे हैं और हवाई जहाज से ही राहत कार्य किया जा रहा है। और जो उनको सहायता राशि देनी है वो जो है डिजिटल इंडिया और डिजिटल भारत के तहत किया जा रहा है। अब ऐसे में कई ऐसे पीड़ित हैं जिनके ना तो बैंक का खाते हैं, ना जिनके पास कोई अकाउंट है, लेकिन उनके खाते में पैसे डाल दिए गए। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार और इतना डिजिटल इंडिया बताने वाली सरकार ने आखिर राहत राशि दी किसको? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी मध्य प्रदेश जो है जलमग्न। यही नहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो खुद उज्जैन के रहने वाले विधायक हैं और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और 13 विभागों के मंत्री भी हैं, उनसे अगर ये सवाल किया जाए तो वो भागते नजर आते हैं कि आखिर वो राहत राशि है का। आज उज्जैन पूरा जलमग्न हो चुका है। उज्जैन के कई मंदिर डूब चुके हैं, कई गांव। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगी आपके पास राजेंद्र जी, लेकिन उससे पहले अजय दुबे पर्यावरणविद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में सर। देखिए, जिस तरह से अभी फिलहाल हालात बने हुए हैं देश में, तमाम राज्यों में हम देख रहे हैं बाढ़ के हालात हो चुके हैं, लोग परेशान हैं, उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको लगता है कि ये उत्तर भारत में पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से भारी बारिश लगातार हो रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में क्या है? आप क्या मानते हैं कि क्यों इस तरह से इतनी ज्यादा भारी बारिश हो रही है? देखिए, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का ये दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं और यह एक दिन की स्थिति नहीं है। इसके लिए प्रकृति का जो अंधाधुंध दोहन हुआ, मनुष्य ने अनियंत्रित जो विकास के लिए जो जंगलों को क्षति पहुंचाई जी, ये उसका नतीजा है। मनुष्य उसकी कीमत चुका रहा है। उत्तराखंड में बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हाईवे, बड़े पावर प्लांट। हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति है। तो ये सब जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करा, तो ये सालों का जो दुष्परिणाम है, उसका नतीजा निकल रहा है। और अभी भी समय है, यदि हम लोग सावधान नहीं हुए तो भविष्य और स्थिति गंभीर होगी। अभी आपके यहाँ ही सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट का एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था कि उन्होंने भी यही कहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसके कारण जो आउटबर्स्ट, जो ब्लास्ट हो रहा है, जो नए झील बन रही हैं, अचानक पानी आता है और नीचे की तरफ गिरता है, तो इससे भी काफी नुकसान हो रहा है, जनहानि हो रही है। सरकार के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे जो बना रही है, उस पे लैंडस्लाइड हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ये ध्यान आकर्षित हुआ कि अब स्थिति बहुत गंभीर है। हम लोगों ने हिमाचल में देखा, बहुत बड़ी संख्या में पेड़ कट के
दिख रहे थे, नदी में बह रहे थे। जी। लकड़ी माफिया, टिम्बर माफिया जंगल में अंधाधुंध कटाई कर रहा है, वन विभाग को दिख नहीं रहा। तो यदि आप लगातार नजरअंदाज करेंगे तो प्रकृति अपने साथ अन्याय का जो भी हुआ है उसका बदला लेगी। और अभी भी समय है कि हम बड़े कंक्रीट के निर्माण, वहां पर बड़े जो संवेदनशील इलाके हिमालय के उनमें ना करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हम प्रकृति के साथ अनुशासित रहते हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ उसका प्रकोप कम होगा। सरकार गाइडलाइन बनाए, सरकार जो धार्मिक पर्यटन है उसमें कैरिंग कैपेसिटी करे, एक निर्धारित क्षमता से ऊपर लोग ना जाएं। तो ये सब दृष्टिकोण रखते हुए जनता करेगी, शासन आगे, सरकार आगे निगरानी करते हुए बढ़ेगा, तब हम कुछ नदियों की पीड़ा, प्रकृति की पीड़ा हम कुछ कम कर सकते हैं।